नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 8। कोई और समय होता तो लौटने पर अपनी फुलबगिया की जो हालत थी उसे देखकर मैं रो पड़ती। कितने ही अच्छे अच्छे पौधे मुरझा गए थे, पत्तियों पर धूल जमी हुई थी और न जाने कितनी तरह की फालतू झाड़ियां बेतरतीबी से उगाई थी। सच कहूं तो मेरे मन की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। फुलबगिया को देखकर मुझे लगा कि वह आईने में मेरा अपना रूप है। फुलबगिया में अगर सबसे सुखी कोई था तो वह थी निरंतर बढ़ती जाती वही कांटेदार जंगली लतर को देखकर मेरे आहत मन की यातना और गहरी हो आई। वह लतर जैसे मेरी नियति पर व्यंग्य कर रही हो। वह इतनी अधिक फैल गई थी कि कई पौधों को उसने ढक लिया था। सारी वाटिका धूल भरी उदास उजड़ी और अस्तव्यस्त सी लग रही थी। घर की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। मन जाने कैसा हो रहा था कि बिना किसी और ध्यान दिए यात्रा की थकावट की उपेक्षा करके मैं घर को संवारने में जुट गई। 4-5 घंटों के अनवरत परिश्रम के बाद घर की हालत कुछ सुधर आई। इस बीच मैं नहीं जानती शोभन कहाँ व्यस्त रहे थे। हो सकता है उन्हें अब तक मेरी याद ही न आई हो। सहसा मेरे निकट आकर अतिशय भावुकता दिखाते हुए बोले, अरे तुम अभी तक काम में जुटी हो, इतनी दूर के सफर से थक कर आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। छोड़ो ये सब। यकायक इतनी उदारता दिखाई जाने पर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले। शोभन इस सब का इंतजार ही कर रहे थे। बोले, आओ मेरे साथ, ऊपर बैठेंगे। नीले कमरे में अभी मैं बैठी ही थी कि शोभन ने बड़े प्यार से एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, लो कुंतल, तुम्हें एक पत्र दिखाओ। यह कोरा पत्र ही नहीं है, यह एक लंबी कविता है। था वह पत्र ही मीनल के नाम लिखा हुआ शोभन का भावातुर पत्र। सचमुच ही वह पत्र नहीं, कविता थी जिसमें संवेदनाओं की गर्माहट थी, लेकिन वह गर्माहट जिससे मेरी शिराओं में जलता हुआ सा कुछ दौड़ गया। शोभन कह रहे थे, यह मीनल को लिखा है मैंने, लेकिन मैं इसे छपवाऊंगा। कभी कभी लगता है कुंतल, जैसे भावनाओं का एक समूचा हिमालय है जिसे मैं छोटी सी गाड़ी में या यूं कहूं कि ठेले पर ढोने की कोशिश कर रहा हूं। सहसा वह उछल पड़े, सुनो कुंतल, मेरी अगली किताब का यह नाम कैसा रहेगा? संवेदनाओं का हिमालय। उसमें मैं वो लेख भी छपवाऊंगा जिसमें मेरी भोली और बड़े मन वाली कुंतलिया है। मैं बोली कुछ नहीं। सच्चाई की परतें अब मुझसे उतनी छुपी हुई नहीं थी। शोभन भले ही लिख रहे होंगे एक किताब, लेकिन एक और किताब बड़े अदृश्य तरीके से लिखी जा रही थी। नियति की, मेरी अपनी नियति की किताब। जैसे फुलबगिया में वह जंगली लतर अनायास उठ रही थी और फूल रही थी, उसी तरह मेरी नियति की यह किताब बड़े चुपचाप लेकिन बहुत ही स्थिर गति से लिखी जा रही थी। हो सकता है मेरे मन की बात शोभन ने पहचान ली हो, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। बड़े प्रेम से मुझसे बोले, 2-4 शब्द तुम भी लिख दो कुंतल, मीनल को बड़ा अच्छा लगेगा, बल्कि वह बहुत प्रसन्न होगी। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं पत्र लिख दूं। हारकर मैंने कहा, लिख दूंगी नहीं, अभी लिख दो न कुंतल। मैं या बल्कि हम दोनों शाम को घूमने चलेंगे तो यह पत्र स्टेशन पर डाल देंगे। शोभन ने समझाया। शोभन की बात बहुत अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैंने सोचा कि अब वह पत्र लिखे बिना उपाय नहीं है। पत्र तक शब्द कैसे उतरे
मैं नहीं जानती। जैसे तैसे करके वह पूरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शोभन मुझसे ही फुलबगिया की वह जंगली लतर सींचने को कह रहे हैं और मेरे हाथ यांत्रिक गति से उसे संवार रही हूँ, सींच रही हूँ और पाल रही हूँ। कहीं कोई अपने दर्द को पालता है? अगर हाँ, तो उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं कुंतल। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पेट में शोभन की संतान और आत्मा में शोभन का प्रत्याख्यान किए हुए मैं अपने स्वास्थ्य से जूझ रही थी। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मतली आती तो लगता जैसे सारा शरीर किसी ने निचोड़ लिया है। दर्द का हिमालय ढोने का वह क्रम अटूट हो गया था। दिन में शोभन पत्र लिखते, उसके बचे हुए हिस्से पर मेरे हस्ताक्षर हो जाते और शाम को शोभन कहते, चलो कुंतल थोड़ा टहल लें। टहलने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वह टहलना भी अजीब था। रोज चले हुए रास्ते पर ही बार बार चलना होता था और वह रास्ता फुलबगिया से शुरू होकर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए एक लेटर बॉक्स तक जाता था और वहां से वह रास्ता ज्यों का त्यों वापस आ जाता था। पत्र लिखना और उसे स्टेशन के लेटर बॉक्स में डालना और पत्र के उत्तर का इंतजार और फिर पत्र। फुलबगिया की जंगली लतर का दूसरा नाम हो सकता है पत्रों का एक सिलसिला, या एक और नाम ढोया जाने वाला दर्द का हिमालय। ओह, मेरे सिर से टकरा क्यों नहीं जाता वह हिमालय। मेरे चारों ओर फाड़े गए खाली लिफाफे, लिख लिख कर भरे गए पन्ने और काट काट कर लिखे गए अक्षर इस तरह मंडराते हैं जैसे किसी मरते हुए बेम्बश पशु पर जंगली पक्षी मंडरा रही हूं। हर आने जाने वाले पत्र पर लगातार लगती हुई डाकखाने की मोहर जैसे लगातार मेरे माथे के अंदर बजती है। ठक ठक ठक। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि मुझे एनीमिया है और बहुत ज्यादा कमजोरी। रक्तचाप बहुत कम है। वहां से लौटी और फुलबगिया से होकर गुजर रही थी तो मेरी दृष्टि उसी जंगली लतर पर पड़ी। जाने कैसे मुझे लगा वह कोई प्राणी है जिसका रक्तचाप बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और वह बड़े व्यंग्य से मुझे देखकर मुस्करा रही है। मुझे अपने पैरों में कंपन महसूस हुआ, माथे पर पसीना झलक आया और इतनी अधिक कमजोरी महसूस हुई कि लगा दरवाजे के अंदर जाते जाते मैं गिर जाऊंगी। किसी तरह मैंने शोभन से कहा, वे सहारा देकर अंदर ले गए। मुझे पलंग तक ले जाकर बोले, अच्छा कुंतल, मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने को देर हो रही है। मैं लौटते में दवा लेता आऊंगा और हाँ देखो, शायद मीनल का कोई पत्र या तार आ जाए। वह आए तो सावधानी से रख लेना। यह कहकर वह व्यस्त से ऊपर चले गए। शोभन चले गए। वे वैसे भी वहां थे। यह अनुभव करने में मुझे कठिनाई ही हो रही थी। मन स्वस्थ नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ सोचने की इच्छा नहीं हुई। उनकी वे पंक्तियां एक बार चेतना पर तैर गईं। रक्तकमल के बिना क्या होगा, उसे मुरझाने से बचाने के लिए मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। किसका सर्वस्व, शोभन का या कुंतल का? शाम को फिर वही आग्रह। उन्होंने बड़ी लगन से 2 पृष्ठों का पत्र मीनल के लिए लिख डाला था। सारे दिन की घुटन क्षण भर में मेरे ऊपर घिर आई। सुबह मेरा स्वास्थ्य इतना खराब था, लेकिन कितने सहज ढंग से शोभन ने कहा दिया था कि उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यही नहीं, ऐसे समय में भी उन्हें यह नहीं भूला कि मीनल का पत्र आ सकता है जिसे सहेज कर रखना होगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं फुलबगिया की एक ऐसी पौध हूं जिसे शोभन ने एक किनारे कर दिया है और फुलबगिया में कांटेदार जंगली लतर फैला दी है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद भी उन्होंने
स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछने के बजाय मीनल के पत्र के बारे में ही जिज्ञासा की थी। एक बात मन को और कचोटने लगी कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में औपचारिक पूछताछ करने के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं सारे दिन बेहोश जैसी पड़ी रही तो फौरन बोले, भाई यही तो तुम गलती करती हो, इस तरह तो और भी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उठो, घूमो फिरो ताकि मन तो बहल जाए। उनकी इस बात में जो कुछ छुपा हुआ था उसे मैं पहचान गई। दरअसल वे स्टेशन तक जाना चाहते थे ताजा पत्र मीनल को डालने के लिए, लेकिन अकेले जाने का साहस नहीं हो रहा था। घुटन इतनी ज्यादा हो रही थी कि लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। किसी तरह अपने आप पर जोर डालकर मैं उठी। ऐसा लग रहा था कि पांव स्थिर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साध लिया। एक यातना अगर दूर नहीं हो सकती तो दूसरी यातना से बचने का उपाय करना भी बेकार है। मैंने सोचा, घर से अभी थोड़ी दूर ही आए थे कि शोभन ने कहा, पहले स्टेशन चलते हैं, वहां पत्र डाल दे फिर घूमेंगे। इस बात से असहमति जाहिर करने की इच्छा मेरे मन में पैदा होती भी तो मैं उसे दबा देती। हाँ, स्टेशन पर खत डालने के बाद मैंने कहा कि अब सीधे घर ही लौट जाना चाहिए। शोभन ने किंचित आश्चर्य से मेरी ओर देखा और अनमने से होकर बोले, क्यों? मैंने उस क्यों का उत्तर नहीं दिया, केवल घर की ओर लौट चली। उत्तर हो भी क्या सकता था। एक बार सोचा कि सब कह दूं, लेकिन और साहस नहीं हुआ। आज सोचती हूँ कि मेरी वह भीरुता ही मेरा दुर्भाग्य है। अगर उस दिन सत्य कह देने का साहस बटोर लिया होता तो हो सकता है कि वहां से जिस दिशा में मुझे बहना पड़ा वह दिशा थोड़ी सी बदल ही जाती। लौटते लौटते मैंने यह भी महसूस किया कि शोभन जैसे वहां नहीं है, होकर भी कहीं और है। वहां होने की अब उन्हें चिंता भी नहीं रह गई थी। मन बहुत दुखी हो आया। शाम का अंधेरा घिर आया था, लेकिन मन के अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा था। घर पहुंची, किसी तरह हाथ बढ़ाकर फुलबगिया का छोटा सा फाटक खोला। मैं किसी तरह जल्दी से जल्दी कमरे में पहुंच जाना चाहती थी। मकान के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह पैर लड़खड़ा गए। दरवाजे की चौखट थामकर अपने को किसी तरह साधा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था कि कातर होकर मैंने शोभन की ओर देखा। सहारे के लिए, आश्वासन के लिए शोभन सचमुच वहां नहीं थे। दरवाजे से थोड़ा दूर दीवार पर लटके हुए जापानी शिल्प के छोटे से लेटर बॉक्स के पास खड़े हुए जल्दी जल्दी कोई लिफाफा फाड़ रहे थे। आंखों के आगे उतरा हुआ अंधेरा और अधिक न हो जाए इसलिए मैंने उधर से आंखें हटा ली और मन को पक्का करके अंदर आ गई। बहुत देर बाद शोभन के जूतों की आवाज सुनाई दी। हो सकता है बहुत देर न भी हुई हो और मन की यातना के कारण ही उतना समय कई गुना भारी हो गया हो। आते आते शोभन ने आवाज दी, कुंतल। कहाँ हो कुंतल? अरे तुम यहाँ हो, देखो न वही हुआ। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम भी मीनल को 4 पंक्तियां लिख दिया करो। पिछले खत में तुमने नहीं लिखा था। मीनल ने बहुत शिकायत की। लो पढ़ लो ये खत, बस अब और नहीं सहा जा सकता। मेरे सारे शरीर में जैसे उत्तेजना की सुयासी चुभने लगी। आवेश से मैं कांप उठी। मैंने कराह कर कहा, अब नहीं होगा शोभन, अब और ज्यादा नहीं हो सकता है। मैं नहीं लिख सकती खत, आगे भी नहीं लिखूंगी। अब ठीक ठीक याद नहीं है कि आवेश के ज्वार में मैंने और क्या कहा था। शोभन ने क्या उत्तर दिया था यह भी मुझे याद नहीं। हाँ,
इतना मुझे याद है कि मेरे देखते देखते वे उठे थे और छोटी सी मेज पर रखे हुए पीतल के गुलदस्ते को उठाकर पूरे बल से अपने सिर पर पटक लिया था। मैं एकदम सन्न रह गई। देखते देखते शोभन की कनपटी से होकर सुर्ख रक्त की एक धार कुर्ते पर आ गिरी। रक्त देखकर अनायास मेरे कंठ से एक चीख निकल गई। एक झटके से मैं उठी, लेकिन आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया और चेतना टूट गई। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि शोभन की माँ मेरा सिर अपनी गोद में लिए बैठी थी और शोभन कह रहे थे कि वे ऊपर से कुछ उतार रहे थे कि अचानक उनके ऊपर फूलदान गिर गया और चोट आ गई। इससे आगे अधिक कोई बात नहीं हुई। माँ के कहने पर वे पड़ोस के डॉक्टर से पट्टी बंधवा आए। कुछ नहीं, मेरे मन की जलन शांत हो गई थी, लेकिन कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। रात को मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ाया। मन की जलन तन पर उतर आई। शोभन उतने अधिक असंपृक्त नहीं रह सके। चिंता व्यक्त करते हुए बोले, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। यातना के बाद और यातना बुलाने और सहने की इच्छा हो रही थी। लग रहा था तन तपे और खूब तपे। इतना तप जाए कि चारों ओर आग लग जाए, फिर आग में एक एक रुआ जलकर राख हो जाए। सुबह डॉक्टर आया। बुखार देखकर उसने गहरी चिंता जाहिर की। उसने कहा कि इनकी ऐसी हालत में तेज बुखार घातक ही होगा। न चाहते हुए भी दवा ने बुखार को और अधिक बढ़ने से रोक दिया। लेकिन उस बुखार के रुक जाने से होता भी क्या? जिस दिन बुखार उतरा और मैंने पथ्य लिया, उसी दिन मीनल का पत्र आया और उसे पढ़कर शोभन के चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने आहिस्ता से वह पत्र मेरे नजदीक रख दिया। मैं अपने को रोक नहीं सकी। पत्र उठाकर देखा। मीनल ने एक्सरे कराया था। चेस्ट स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट थी कि उसके एक फेफड़े में तपेदिक का गहरा प्रभाव पड़ चुका है। उसे अब खांसी के बाद खून की उल्टियां भी होने लगी थी। शोभन यूनिवर्सिटी से लौटे तो हर तरह का प्रबंध कर चुके थे। बैंक से पैसे निकलवा लिए थे, छुट्टी की अर्जी दे दी थी और सफर के लिए आवश्यक छोटा मोटा सामान खरीद लिया था। कोई सीधी बात सफर के बारे में नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि कलकत्ते जाना होगा और तुरंत जाना होगा। मेरी सहमति उन्होंने नहीं ली थी, लेने का प्रयत्न भी नहीं किया था, लेकिन मुझे यह अच्छा ही लगा। ठीक ही हुआ कि उन्होंने सहमति लेने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, मेरे मन में एक आशंका थी कि संभवतः वे अकेले ही वहां जाना चाहेंगे, लेकिन यह आशंका जल्दी ही दूर हो गई। मेरे लिए वे दवाओं की कुछ शीशियां लाए थे और इसके अलावा सफर में काम आने वाली कुछ अन्य चीजें भी। आते ही बोले, मैंने 2 सीटें रिजर्व करा ली हैं, तैयारी जल्दी ही कर डालो। इसके आगे किसी आशंका को मैंने मन में स्थान नहीं दिया। संतुष्ट हुई कि शोभन ने एक पक्षीय फैसला नहीं किया। तैयारी करते करते मैंने एक अनचाहा विरोध प्रकट करते हुए कहना चाहा, 1 ही महीना तो रह गया है, ऐसी हालत में इतना लंबा सफर। शोभन ने बात तुरंत काट दी, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर का भी यही ख्याल है। डॉक्टर से आपने बात की थी? हाँ, मैंने फोन किया था, उससे पूछ लिया है। उसने कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस दवाएं नियम से खाती रहें। शाम होते होते सफर की तैयारी पूरी हो गई। तैयारी ज्यादा बड़ी होनी भी नहीं थी। शोभन बहुत अधिक उद्विग्न और गंभीर थे। मीनल से मिलने की खुशी नहीं थी।
बल्कि इस बात की आशंका उन्हें घेरे हुए थी कि मीनल होगी कैसी? सकुशल तो होगी। उसके पत्र में लिखा था कि उसे रक्त की उल्टियां होती हैं और बुखार उतरता नहीं है, शरीर जर्जर हो गया है। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे उनका वह वाक्य उनकी आंखों से टपक आएगा, रक्तकमल को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दूंगा और तब भी न बचा सका तो टूट जाऊंगा। उस समय मेरे मन में कातरता भरा एक दर्द मात्र ही उभरा था, उससे अधिक कुछ नहीं। यद्यपि यह भी सही है कि उस वाक्य के पीछे इतना अधिक कुछ था कि दर्द नहीं बल्कि हृदय से चीत्कार फूटना चाहिए था। गाड़ी जब तक हावड़ा स्टेशन तक पहुंची, हम लोगों ने बातें बहुत ही कम की। सच तो यह है कि बातों के लिए विषय ही नहीं था। जो एक विषय संभव था वह अत्यंत दुखद था। मीनल के बारे में बात करते हुए मन सहमता था। स्टेशन आने से पहले ही शोभन ने सामान जल्दी जल्दी समेट लिया। हमें मालूम था कि मीनल आज स्टेशन पर स्वागत के लिए नहीं आ सकी होगी। फिर भी अनायास हमने प्लेटफॉर्म पर निगाहें दौड़ाईं। शोभन सहसा बहुत उदास होकर नीचे उतर आए। आशंका के स्थान पर उनके चेहरे पर दुश्चिंताएं छाया की तरह एक पर एक उभरती जा रही थी। सफर के कारण चेहरा और भी जाने कैसा हो आया था। किस तरह कुली किया, कैसे टैक्सी स्टैंड तक पहुंचे और फिर कैसे मीनल के घर तक आए यह पता नहीं लगा। टैक्सी रुकते ही बदहवास से शोभन टैक्सी से उतरे और झपटते हुए अंदर चले गए। टैक्सी ड्राइवर ने सामान उठाकर नीचे रखा, मैंने उसे पैसे दिए और टैक्सी चली गई। सामान यहीं छोड़िया नहीं, यह सोचती हुई थोड़ी देर मैं वहीं रुकी रही। बाहर सामान छोड़ना नहीं चाहती थी और अकेली खड़ी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मन खींच आया। किसी तरह छोटी अटैची हाथ में उठाई और अंदर आई। मीनल कमरे के एक कोने में पलंग पर लेटी थी। पलंग के पास कुर्सी पर उसकी कोई छात्रा बैठी थी और शोभन पलंग के एक किनारे बैठे हुए उसका माथा सहला रहे। तुम बैठो कुंतल। मैं थे। मुझे देखा तो लज्जित हो आए और उठते हुए बोले, अरे सामान बाहर से लाता हूँ, कहकर वे तेजी से बाहर चले गए। पलंग पर लेटी हुई बेहद दुबली मीनल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मुझे देखकर उसने उठना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। उसका हाथ छूते ही मैं सहम गई। उसे बहुत तेज बुखार था। उसका माथा जल रहा था और होंठ नीले हो आए थे। मैं इतना ही पूछा सकी, कैसी हो मीनल? मीनल ने कुछ कहना चाहा लेकिन बोल नहीं पाई। अचानक खांसी बहुत जोर से उभर आई। खांसते खांसते वह आधी उठ गई। मुझे कुछ सूझ नहीं पाया। मैं जल्दी जल्दी उसकी पीठ सहलाने लगी। तभी खांसी के साथ उसे उल्टी आ गई। रोकते रोकते भी मेरी अंजुरी रक्त से भर गई। मेरा मन कांप उठा। मैंने कातर होकर मीनल की छात्रा की ओर देखा। भयभीत छात्रा को स्थिति समझते देर न लगी। तेजी से उठकर बाहर जाते हुए उसने कहा, आप ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ। तभी सामान दोनों हाथों में उठाए हुए शोभन अंदर आए। इतना रक्त देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा, किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, जल्दी कीजिए। गए। शोभन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी आवाज भर्रा गई। वे तुरंत बाहर चले। कोई 15 मिनट बाद वे एक डॉक्टर को लेकर अंदर आए। मीनल को देखकर डॉक्टर स्वयं अवाक रह गया। परीक्षा करने के बाद उसने मीनल को 2 इंजेक्शन लगाए और कहा कि इन्हें लगातार बर्फ चूसने को दीजिए। जाते जाते उसने हम दोनों को बाहर बुलाया। चिंता और सहानुभूति भरे शब्दों में
उसने कहा, मरीज की हालत अच्छी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा, यह आपकी वाइफ है? शोभन ने कहा, नहीं, वो मेरी मित्र हैं, मेरी पत्नी ये हैं कुंतल। शोभन ने मेरी ओर संकेत किया। ओह, तो हम आपको सलाह देंगे, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत डेलिकेट है, आप इनको मरीज से अलग रखिए। मैंने सुनकर मुंह नीचा कर लिया। शोभन ने फीस देकर दवाओं का पर्चा हाथ में ले लिया। सफर की थकावट मेरे पोर में भरी हुई थी और ऊपर से मीनल की ऐसी दशा देखकर मन खराब हो आया। फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण करके मैं मीनल के पास बैठी रही। शोभन दवाएं, बर्फ और बहुत सा फल लेकर वापस लौटे। मीनल को सहज होने में बहुत समय लगा। रह रहकर खांसी उभर आती थी। एक बार खून की उल्टी फिर हुई। रात तक खांसी शांत हो जाने के बावजूद बुखार बहुत तेज हो गया था। शोभन बराबर बर्फ के पानी से भीगी हुई पट्टी उसके सिर पर रखते रहे। काफी रात गए शोभन को मेरा ध्यान आया। बोले, तुम रात में भी ठीक से नहीं सोई थी और अभी खाना भी नहीं खाया है। ऐसी अवस्था में ऐसा ठीक नहीं है। जाओ, हाथ मुंह धो लो और खाना खाकर सो जाओ। रात में डॉक्टर दोबारा आया। मीनल को एक इंजेक्शन और दिया गया और कुछ हिदायतें देकर वह चला गया। मीनल को बीच बीच में तेज बुखार हो जाता था। निरंतर 5 दिन तक यही स्थिति रही। शोभन ने यूनिवर्सिटी को तार देकर अपनी छुट्टी और बढ़वा ली, लेकिन अब मीनल की हालत में काफी सुधार हो आया था। छठे रोज हम दोनों से अधिक प्रसन्न स्वयं डॉक्टर ही था। कितनी ही बार उसने यह कहा कि मीनल की तबीयत उसकी दवा से ठीक हुई। हम लोग स्वयं भी यही मानते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर जैसे आशातीत प्रशंसा सुनना चाहता था। उस दिन शोभन ने कहा, कुंतल, मेरा ख्याल है अब हम लोग इलाहाबाद लौट चलें, क्योंकि मीनल की हालत अब काफी सुधर चली है। मीनल अब सफर कर सकती है। वह इलाहाबाद में रहेंगी तो उसका आगे इलाज ज्यादा अच्छा हो सकेगा। डॉक्टर स्वयं भी कह रहा था कि कलकत्ते की जलवायु मीनल के अनुकूल नहीं है। मीनल को वापस इलाहाबाद ले जाने के लिए काफी इंतजाम करना पड़ा। इस बात का डर था कि उसकी हालत रास्ते में बिगड़ न जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सफर में कोई कठिनाई नहीं हुई। मीनल के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट नजर नहीं आई, बल्कि पीलेपन के बावजूद चेहरे पर थोड़ी सी खुशी ही झलक रही थी। शोभन के आग्रह पर इलाहाबाद तक अधिकतर वह सोती ही आई। घर तक पहुंचने पर शोभन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने परिवार के पुराने परिचित डॉक्टर को बुला लाए। अरे भाई, किधर हैं कुंतल जी? घर के अंदर प्रवेश करते ही डॉक्टर साहब ने ऊंची आवाज में कहा। मैं सामने ही मिल गई। भारी बिस्तर को घसीटकर बेडरूम में पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अरे, यह क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। इस तरह तो आप सुसाइड कमिट कर लेंगी। ऐसा सामान आप क्यों उठाती हैं? मैंने लज्जित होकर होलडाल छोड़ दिया। उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार का उत्तर देकर उन्होंने तुरंत कहा, देखिए साहब, इस तरह की गड़बड़ करने पर डॉक्टर क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कुंतल जी, अब आप चलिए, मैं चेकअप कर लूं। इस बीच मैंने देखा शोभन चुपचाप जैसे अवाक से खड़े हुए मुझे और डॉक्टर साहब को देखे जा रहे थे। मैंने कमजोर स्वर में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं डॉक्टर साहब। शोभन को जैसे सहारा मिला। तेजी से बीच में आकर बोले, डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो मीनल हमारे साथ आई है, उसे कुछ तकलीफ है। मीनल? डॉक्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा।
हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, कलकत्ते से आई है, उसे T0B0 है। हे भगवान, डॉक्टर साहब ने आशंकित होकर कहा। ऐसे मौके पर मेरा मतलब है कुंतल जी की ऐसी हालत है और आप घर में T0B0 का मरीज ले आए, उसे सेनेटोरियम क्यों नहीं ले गए? शोभन सफाई नहीं दे पाए। किसी तरह बात काट कर बोले, डॉक्टर साहब आप जरा देख तो लीजिए, मैं जानता हूँ वह आपके ही इलाज से ठीक होगी। डॉक्टर साहब शोभन के पीछे पीछे सीढ़ियों से होकर ऊपर नीले कमरे की ओर चले गए। मैं किसी सीमा तक उपेक्षा से अपमानित वहां खड़ी रही और उसके बाद जैसे जिद में आकर डॉक्टर साहब की बात को भूलकर भारी होलडाल घसीटकर अंदर ले चली। मीनल के लिए ढेर से फल और दवाइयां और शोभन के स्नेह से नीला कमरा भरा भरा रहने लगा। लेकिन वह कमरा जितना ही भरा लग रहा था उतना ही अधिक मेरा मन खाली था। मैं धीरे धीरे अपने ही संसार से निर्वासित की जा रही थी। बल्कि शोभन ने मुझे सलाह भी दी थी कि मैं जहां तक हो सके सीढ़ियां न चढ़े। इस सलाह के पीछे जो भी रहा हो, इतना अवश्य है कि मेरे मन में एक विद्रोह उभर आया था। मुझे लगने लगा था कि यह सलाह केवल शुभकामना के लिए नहीं है, यह सलाह जानबूझकर मुझे अपने नीले कमरे से अलग रखने के लिए दी जा रही है। एक बार मन करता था कि उस नीले कमरे में जाना हमेशा के लिए छोड़ दूं। दूसरी बार मन में यह आता था कि मेरा जो अधिकार है उसे मैं बलात् ही अपने हाथ में रख लूं। किसी तरह दीवारों का सहारा लेकर मैं सीढ़ियां चढ़ती और नीले कमरे तक पहुंच जाती। अक्सर मैं देखती थी हल्की चादर ओढ़े हुए मीनल पलंग पर लेटी है और शोभन उसके ऊपर झुके हुए उससे बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर जैसे थोड़ा सा सावधान हो जाते और मुझे सीढ़ियां न चढ़ने की हिदायत देकर फिर बातों में तल्लीन हो जाते। मन बहुत अधिक जलता था। रोए में क्षोभ का कंपन दौड़ जाता था। यह ऊपर न आने की हिदायत किसके लिए है आखिर? मेरे लिए या मीनल के लिए क्यों दी जाती है? यह हिदायत मेरे और शोभन के बीच क्या जंगली लतर का पर्दा नहीं खींचती जा रही है? ऐसी ही एक वर्जना के बाद उत्पन्न विद्रोह के सहारे मैं एक दिन नीले कमरे तक सीढ़ियां चढ़कर गई। उतनी देर तक तो अपने आप को साधे रही, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते चक्कर आ गया। लगा आंखें बंद नहीं करूंगी तो शायद चक्कर खाकर सीढ़ियों पर जा गिरूंगी। कमरे के अंदर बढ़कर अनुमान से हाथ बढ़ाकर मैंने दीवार थाम ली और तब आंखें खोली। दृश्य स्पष्ट नहीं था। ऐसा लगता था हर चीज पानी के अंदर तैर रही हो। शोभन को मेरी उपस्थिति का पता अब चला था, लेकिन उस एक क्षण में शोभन के सावधान होते होते मुझे बहुत कुछ दिखाई दे गया। शोभन और मीनल सामान्य स्थिति में नहीं थे। मेरे कंठ से संभवत एक दबी हुई चीख निकल गई। शोभन उसी स्थिति में पलंग के नीचे उतरे। झपटकर उन्होंने बाहों से मुझे थाम लिया। सिर इस तरह घूम रहा था कि चाहकर भी मैं प्रतिवाद न कर पाई। सहारा देकर वे मुझे पलंग तक ले गए। मेरे शरीर से पसीना छूट रहा था। शोभन जैसे बहुत सदैव होकर बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सीढ़ियां मत चढ़ो, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अभी भी चक्कर आए जा रहे थे। खुलकर बलात् बंद होती हुई आंखों से मैंने इतना अवश्य देख लिया था कि मीनल एक चादर लपेटे हुए पलंग के दूसरी ओर मुंह किए लेटी है। चादर से शरीर का जितना हिस्सा दिख रहा है उससे लगता है वह बिल्कुल निर्वसना है। उसके उस रूप पर कोई प्रतिक्रिया देने योग्य मनःस्थिति नहीं थी। बेहद चिंता का नाटक करते हुए शोभन ने मेरी गर्दन, बाह और कमर को
बार बार छुआ। तुम तो बिल्कुल पसीने से भीग गई हो कुंतल। यातना के उस असह्य और अछोर रेगिस्तान के बीच उनका वह छोटा सा स्पर्श भी बहुत अच्छा लगा। मैंने शोभन के हाथ को रोकना चाहा, लेकिन मैं अशक्त हो चुकी थी। उन्होंने गर्मी और पसीने का पर्दा खड़ा करके मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए। संभवत कुछ महीनों का ही अंतराल रहा होगा, लेकिन अपने सीने पर उनका वह स्पर्श जैसे बरसों के बाद महसूस हुआ। पलंग पर मीनल की ओर कुछ आहट हुई। उसने करवट बदली थी। करवट बदलकर संभवतः उसने देखा भी होगा। शोभन ने मुझे कंधों से समेट लिया। उनका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। एक गहरे चुंबन के बाद उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा। आधी बेहोशी की अवस्था में मैं सुन नहीं सकी। उन्होंने मेरे दोनों पैर पलंग पर खींच लिए। उनकी दोनों हथेलियां गर्म और तपती हुई। मैंने अपने पैरों और कमर पर महसूस की। नहीं शोभन नहीं, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। उत्तर में शोभन ने भी कुछ कहा, लेकिन उसी तरह अधलेटे उन्होंने मीनल को अपने निकट खींच लिया। जल्दी में मीनल ने जो चादर लपेटी थी वह कुछ ज्यादा ही उलझ गई। शोभन ने उसे खींचा होगा, ऐसा मैंने महसूस किया, क्योंकि मीनल का दबा हुआ प्रतिवाद सुनाई दिया। लेकिन वही अंतिम प्रतिवाद था। सिर का चकराना अब कुछ कम हो गया था। अपने अनावृत होने का ध्यान उभर आया। मैंने अलग हटना चाहा, लेकिन शोभन ने हटने नहीं दिया। मीनल को उन्होंने इस तरह खींचा कि उसका सिर मेरी गोद में आ गया और उसकी एक बांह मेरे पैरों के दूसरी ओर आकर उलझ गई। यह भी संभव है कि मीनल ने जानबूझकर वह बांह उलझा ली हो। शोभन किसी लोलुप की तरह उस पर झुक गए। मीनल का उघड़ा हुआ शरीर किसी सफेद मछली की तरह फैला हुआ था। उसके संकोच का शीशा गिरकर टूट गया था। शोभन का दूसरा हाथ उसकी छातियों तक पहुंचा और तब एक नई यातना ने मुझे घेर लिया। शोभन के चेहरे पर एक उन्माद उतर आया था। उसकी आंखों में विचित्र नशा चढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कोई पशु झांक रहा है। मीनल के पोर पोर को उन्मत्त की तरह चूमते हुए उन्होंने मेरी बांह खींची। प्रतिरोध की एक झंझनाहट मेरी शिराओं में भर गई। वह सोन मछली, वह मीनल कौन थी? शोभन की उस रक्तकमल ने पिछले वर्ष राखी बांधी थी शोभन की कलाई पर। मेरे प्रतिवाद को बीच में काटते हुए शोभन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, एकात्म हो जाने दो कुंतल, हम सब आओ एकात्म हो जाएं। मैं, मीनल, तुम, हम सब में उस सुख को बहने दो। उनकी आंखों का पशु बाहर आ गया था। अपने आप को समेटकर वे मीनल के ऊपर आए। मीनल की उंगलियां मेरी बाह में कसकर चुभ गईं और उसने एक गहरी सिसकी ली। मीनल जैसे एक उफान भरा हुआ समुद्र बन गई थी और बार बार ऊंची लहरें उठ रही थी। शोभन ने उसके वक्ष को मसलते हुए सहसा जोर से उसे खींच लिया। मीनल के कंठ से एक दबी हुई चीख निकली। वे दोनों पसीने से नहा गए थे। थोड़ी देर ज्यों के त्यों हांफने के बाद मीनल को जैसे अचानक होश आ गया। वह छटपटाकर अपने आप को ढकने के लिए चादर खोजने लगी, लेकिन उस चादर से अब क्या छुप सकता था? सत्य इतना बड़ा था जिसे दुनिया की कोई भी चादर अब छुपा नहीं सकती थी। उस दिन शाम तक दर्द बहुत बढ़ गया। मैं बेचैन हो उठी। बार बार होंठ दांतों से दबाकर पेट में उठते हुए शूल को वश में करने की कोशिश करती। मन कर रहा था कि चाहे जो कुछ हो जाए अब इस दर्द को शोभन के साथ बांटने नहीं जाऊंगी। यह संयोग ही है कि पूजा समाप्त करने के बाद शोभन की मां जाने क्या खोजती हुई मेरे कमरे में आई।
मुझे देखकर वे चकित रह गईं। हड़बड़ाकर बोली, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुंतो? अरे शोभन, शोभन, शोभन को आवाज देती हुई वे तेजी से आंगन की ओर भागी। क्षण भर में उन्होंने पूरे घर में शोर मचा डाला। शोभन और मीनल किसी तरह जल्दी जल्दी नीचे आए। माँ उन्हें देखते ही जैसे उन पर बरस पड़ी। अरे तू कैसा पति है शोभन, तुझे इतना भी पता नहीं कि बहू की क्या हालत है। जल्दी कर, बहू को अस्पताल ले चल अभी, शोभन ने अवाक होकर कहा। अरे और फिर क्या? पागल हो गया है, माँ उनके ऊपर फिर चिल्लाई। अस्पताल से मुझे आमतौर पर नफरत थी। अस्पताल की गंध से मुझे चक्कर आने लगते थे। फिर भी मैंने अपने मन को पक्का किया। घर से बाहर आते आते जाने क्यों उस जंगली लतर पर दृष्टि चली गई। लतर अब बहुत बुरी तरह फैल गई थी। जाने क्यों पहली बार मेरे मन में आया कि अब कोई उपाय नहीं है। कितना भी चाहूं यह लतर तो बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि समूची फुलबगिया को ढक लेगी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने परीक्षा की और चिंतित हो आई। उस समय डॉक्टर ने शोभन और माँ को अलग ले जाकर क्या कहा था मैं सुन नहीं पाई थी। यह बाद में ही मालूम हुआ था कि बच्चे की हृदय गति बहुत अधिक धीमी हो गई थी। मेरा शरीर भी नीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा ऑपरेशन किए बिना जान को खतरा है। उपाय कुछ था भी नहीं। हल्के से कहीं अंदर की ओर से एक मृत्यु भय उभरा। ऑपरेशन बहुत जरूरी है। ऑपरेशन बहुत गंभीर है। उसके बिना क्या होगा और अगर ऑपरेशन स्वयं सफल न हुआ तो? मृत्यु भय मेरी आंखों के आगे अंधेरे पर्दे की तरह झिलमिलाने लगा। एक क्षण वह अंधेरा पर्दा फुलबगिया की जंगली लतर का गुच्छा बन जाता था। फिर अगले क्षण मृत्यु भय। क्या वह जंगली लतर अंततः जीत गई? क्या उस जंगली लतर से मेरी फुलबगिया का संघर्ष इस तरह विवशता के साथ यहीं समाप्त हो जाएगा? मन में एक छटपटाहट उभर आई। लगा कि अब चुप रहना सुरक्षित नहीं है। और फिर मैंने देखा शोभन का चेहरा, आंखों के सामने खिंची हुई मृत्यु भय की चादर से जो कुछ दिखाई दिया उसको लेकर कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता था। शोभन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उस गंभीरता की व्याख्या करने लायक चेतना नहीं थी। एक बार मैंने देखा कि उसी तरह गंभीर झुके हुए वे किसी फॉर्म पर दस्तखत कर रहे हैं। मृत्यु भय की दरखास्त फिर उभर आई। शोभन ने फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार क्यों नहीं किया? उसके मन में क्या है? फुलबगिया की उस जंगली लतर से शोभन का कोई समझौता तो नहीं है। एक गोपनीय रहस्यमय समझौता कि वह लतर जब जब फैलेगी शोभन अपने मन का समर्थन उसे देंगे। एक क्षण के लिए मुझे यह भी लगा कि शोभन की जगह उस जंगली लतर की कोई विषैली डाल ही वहां आ खड़ी हुई है जो मेरे भाग्य का विधान लिख देना चाहती है। ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म दिए जाने से पहले एक बार फिर मेरे मन ने विद्रोह किया। उस फॉर्म पर शोभन ने हस्ताक्षर कर दिए थे जिस पर लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान यदि रोगी की मृत्यु हो जाए तो मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा। फुलबगिया की विषैली लतर ने संभवत चाहा भी होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए। उस विषैली लतर ने ही हस्ताक्षर किए होंगे। मैं चाहती थी नहीं, लेकिन फिर भी मूक छटपटाहट के वे क्षण कब समाप्त हुए और क्लोरोफॉर्म ने मेरी चेतना पर कब असर किया मैं नहीं जानती। गहरे और गहरे लगातार चेतनाहीनता के कुएं में गिरते जाने का अनुभव भी समाप्त हो गया। संभवत मैं सहसा ही होश में नहीं आई
बल्कि होश में आने से काफी पहले मेरा अंतर्मन जाग गया था। मुझे इस बात का बोध नहीं, लेकिन बाद में किसी ने मुझे बताया था कि होश में आने से पहले मैंने चीत्कार किया था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चे को मत छीनना। पानी बर्फ के भीगे कपड़े से मेरा माथा, आंखें और होंठ बार बार पोंछ दिए जाते। बार बार पानी मांगने पर मार्फिया और दूसरे इंजेक्शन बराबर दिन रात 3-3 घंटे पर लगाए जाते। सारा तन बेंध दिया गया। सेलाइन वाटर की बोतल एक के बाद दूसरी बाह में लगी रहती। तीसरे दिन मेरी हालत में कुछ सुधार हुआ। मैं आसपास के परिवेश को समझने लायक स्थिति में हुई, लेकिन तब एक और कष्ट ने मुझे आ घेरा। शोभन ने बताया कि बेबी की हालत अच्छी नहीं है, शायद उसके पेट में विषैला पानी चला गया है। शोभन इस तरह बोल रहे थे जैसे उनका स्वर बड़ी दूर से आ रहा हो। मेरे रोए रोए में कड़वाहट भर गई थी। वह जहर बेबी की बजाय मेरे शरीर में क्यों नहीं फैल गया? क्या वह जंगली लतर इस तरह मेरे प्यार को भी समेट लेगी और मेरे प्यार के साथ मेरे अपने वात्सल्य की भी आहुति ले लेगी? नहीं नहीं, मैं चीख उठी थी, मुझे मेरी बच्ची ला दो। बेबी की हालत सचमुच बहुत खराब थी। उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। चौथे रोज मिशनरी स्कूल के फादर पॉल आए। एक क्षण के लिए उनको देखकर न जाने कैसे मेरे तनमन की व्यथा और जलन शांत हो गई, लेकिन मन की उदासी और बेबसी और अधिक गहरी हो आई। मुझे लगा कि मैं उनकी शांत और शीतल हथेली पर माथा टिकाकर रो दूं कि मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, एक गहरा षड्यंत्र। शोभन फादर पॉल के पास नितांत शिष्टता के साथ इस तरह खड़े थे जैसे गुनाहों की एक बहुत बड़ी बस्ती में कोई एकमात्र देवता खड़ा हो। फादर पॉल कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मुझे सांत्वना देने के बाद वे शोभन को सांत्वना देने में लग गए थे और शोभन का चेहरा इस तरह कृत्रिम करुणा से भर गया था जैसे वे सचमुच ही बहुत अधिक दुखी हों, यद्यपि वह सब कुछ झूठ था। मैं चीख कर कहना चाहती थी कि यह सरासर झूठ। शोभन अंदर दुखी नहीं बल्कि सुखी हैं, और अगर मैं और मेरी बच्ची न बचे तो मन में बहुत खुश होंगे। लेकिन वह सब कुछ चाहकर भी कंठ से बाहर नहीं आया, जैसे उसी जंगली लतर ने बलात् मेरे कंठ को घोंट दिया। आए वे फादर पॉल अपने साथ एक तस्वीर लाए थे, शिशु क्राइस्ट को गोद में लिए हुए वर्जिन मेरी की तस्वीर। उसे उन्होंने मेरे ठीक सामने वाली दीवार में टांग दिया। मेरी आंखों में उभरी हुई यातना की जलन फिर शांत होने लगी, शायद उस तस्वीर को देखकर। फिर उन्होंने प्रार्थना की। कह नहीं सकती कि उनकी प्रार्थना का ही असर था, लेकिन दूसरे दिन शाम तक बेबी की हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ। शाम को जब फादर पॉल दोबारा आए तो बेबी ने जीवन में पहली बार अपनी मां का दूध पिया था। फादर पॉल मुझे और बेबी को आशीर्वाद देकर शोभन के साथ बात करते हुए बाहर चले गए। बेबी की हालत में सुधार के साथ साथ मेरे स्वास्थ्य में भी अंतर पैदा होना शुरू हुआ, लेकिन एक अनुभव मुझे लगातार हो रहा था कि जैसे जैसे मेरी हालत में सुधार होता जा रहा था, मुझे महसूस होता था जैसे आसपास अस्पताल के इस कमरे में भी किसी जगह वह जंगली लतर उगाई है, और अक्सर जब मुझे नींद आ जाती है अपने सर्द हाथों से मेरे गले को टटोलने की कोशिश करती है। रात में मेरी भयाक्रांत आंखें अचानक खुल गईं। गर्दन और कनपटियों पर पसीना उभर आया था। खुले दरवाजे के सामने पलंग था जिस पर मसहरी लगी हुई थी।
मसहरी के अंदर मैंने देखा शोभन अकेले नहीं है, वहां मीनल भी थी। क्षोभ की जलन फिर उभर आई और पेट में जहां टाके लगे हुए थे तीखा दर्द उभर आया। बहुत प्रयत्न के बावजूद मेरे कंठ से एक तीखी कराह निकल गई। मसहरी के अंदर आंदोलन हुआ और शायद मेरी कराह सुनकर वे दोनों अलग हुए। मैं जानती हूं कि उस समय वह कराह उन्हें कितनी बुरी लगी होगी। हाँ, एक क्षण के लिए मुझे यह निरर्थक आशा भी हुई कि शायद शोभन उठकर निकट आए और निकट आकर एक बार यह जिज्ञासा भर कर ले कि मैं कैसी हूं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मसहरी के अंदर सब कुछ शांत हो गया और शायद शोभन ने यह जाहिर किया कि वे सो चुके हैं। लेकिन मुझे पता था कि सोया कौन है। सोया शोभन नहीं, मेरा भाग्य था। नर्स जल्दी ही आ गई। मुझे मालूम था कि वह क्या लाएगी। उसके पास एक इंजेक्शन था। मेरे दर्द को दबाने के लिए वह नियम से लगाया जा रहा था। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मेरे असली दर्द को दबाने की शक्ति उस इंजेक्शन में नहीं है। हर पहर के बाद शरीर के किसी हिस्से में ऊपरी दर्द को दबाने वाली सुई धंसा दी जाती और मुझे बेहोशी वाली नींद आ जाती। रात अपनी गर्दन पर उस जंगली लतर के ठंडे स्पर्श से नींद खुलती तो दिखाई देता कि सामने बरामदे में लगी मसहरी के अंदर एक ऐसी समानांतर दुनिया हंस खेल रही है जो मुझे अपनी ही दुनिया से देश निकाला दे देना चाहती है। मोनल और शोभन मेरे दर्द और मेरी उपस्थिति से बिल्कुल निस्संग जैसे निश्चिंत होकर एक दूसरे में लीन होते जाते थे। 20 दिन इसी तरह घुटते हुए गुजार दिए। अस्पताल का मेरा वह पलंग सारी दुनिया के बीच रहते हुए भी ऐसा लगता था जैसे चुपचाप उठाकर किसी घनघोर जंगल शोभन से ही मैं बेसहारा छोड़ दिया गया है। 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि वे अब मुझे घर ले जा सकते हैं। आज सोचती हूँ कि मेरा मन कितना मासूम था कि एक क्षण के लिए घर की बात सोचकर खिलाया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अपना कहने के बावजूद वह घर अब मेरे लिए अजनबी बन चुका होगा। और सचमुच वह अजनबी बन चुका था। मेरी फुलबगिया मेरी नहीं लग रही थी। जंगली लतर ने उसके पौधों को बुरी तरह घेर लिया था। सीढ़ियां चढ़ने की मनाही थी, इसलिए ऊपर अपने नीले कमरे तक नहीं जा सकी थी। मुझे याद है मेरा मन कितना तड़पा था कि मैं ऊपर जाकर एक बार देखूं तो कि मेरा नीला कमरा कैसा है। मुझे विश्वास था कि वहां बहुत कुछ बदल गया होगा। मीनल की अपनी रुचि का हो गया होगा। संकट के उन दिनों में मेरे वे माँ और पिता भी वहां आ गए थे जिनसे संबंध टूटने की कीमत चुकाकर भी मैंने शोभन से रिश्ता जोड़ा था। पहली बार आए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे शोभन के लिए वे बिल्कुल बेगाने हों और यूं ही राह चलते आकर ठहर गए हों। शोभन ने उनके आने की जिस तरह उपेक्षा की थी उसे उनके अपमान के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता था। शोभन के इस आचरण से मन खौल गया, विशेष रूप से यह देखकर कि मेरी और मेरे परिवार दोनों की उपेक्षा करके वे मीनल के साथ सारा समय नीले कमरे में गुजारते और दूसरे किसी की उपस्थिति पर कोई ध्यान दिए बगैर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। अब मुझमें इतना भी साहस नहीं था कि फुलबगिया में फैलती हुई उस लतर की ओर ध्यान भी दे सकूं। लतर फैल चुकी थी और फैलकर उसने ऊपर से नीचे तक कमरे में फैले हुए मेरे अपने संसार को समेट लिया था। रह रहकर मन करता था कि मैं वहां जाऊं और एक बार बात करूं। मीनल से सीधे पूछें कि यह सब क्यों हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले की बीमार, टूटी हुई और अकेली निरी मीनल का वित्र आंखों के सामने आ गया। अभी दिन ही कितने हुए थे जब वह घर में डरते डरते
आती थी और शोभन से एक आध किताब लेकर दबी घुटी सी वापस चली जाती थी। फिर पिछले ही रक्षा बंधन में तो उसने शोभन की कलाई पर राखी भी बांधी थी। तब पहली बार उसने शोभन को भाई कहा था और निकटता का पहला रिश्ता तैयार किया था। लेकिन नीले कमरे तक पहुंचने के लिए उस राखी के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र छुपा था। बार बार रक्त की उल्टियां करता हुआ क्षय से पीड़ित उसका चेहरा भी मुझे याद आया और फिर यह भी याद आया कि कैसे उस भयंकर रोग का खतरा झेलकर भी मैंने मीनल की सेवा की थी, सिर्फ इसलिए कि उससे शोभन का कोमल दिखने वाला मन जुड़ा था और इसलिए कि अपनी उस बहन को शोभन एक रक्तकमल मानते थे। मुझे नहीं पता था कि रक्तकमल का वह एक मुखौटा था और उस मुखौटे के पीछे जंगली लतर की भयानकता छुपी हुई है। मुझे सीढ़ियां चढ़ना मना था। कई बार मन करता था कि जबरदस्ती भी सीढ़ियां चढ़ जाऊं और उसके बाद जो कुछ हो उसे भुगत लूं, फिर चाहे वह कितना ही घातक क्यों न हो। कितना भी घातक हो, वह मेरी इस घुटन से तो कम ही होगा। आखिर एक दिन शोभन दिखाई दिए। बड़ी कठिनाई से साहस बटोरकर मैंने उन्हें आवाज दी। आकर वे इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी भटके हुए राहगीर ने उनसे रास्ता पूछा हो। एक क्षण के लिए मैंने उनकी आंखों में झांका, लेकिन यहाँ केवल शून्य था। मेरे पहचानने लायक वहां कुछ भी नहीं था। जैसी खाली आंखों से उन्होंने मेरी ओर देखा, उससे मैं स्वयं डर गई। शोभन जल्दबाजी करते हुए बोले, क्या बात है भाई, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। उनके शब्दों से मैं तिलमिला गई। क्षोभ से सारा शरीर जलने लगा। अब तुम्हारी आंखों में मेरा यही मूल्य रह गया है। इसी दिन को देखने के लिए मैंने तमाम दुनिया से निर्वासन लिया था। तुम बहुत महान हो शोभन की कल ही तो मौत के मुंह से मैं वापस लौटी हूँ और आज तुम कह रहे हो कि मैं जल्दी बोलूं, काम क्या है? मीनल से भी बोले हो कभी ऐसे? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उस दिन मैंने कह डाला था। पहले तो सकपकाए हुए सुनते रहे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक क्रूरता और कठोरता उभर आई। तेजी से घूमकर बाहर जाते हुए बोले, बिस्तर पर लेटे लेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है। उन्हें इस तरह दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देखा और विवश होकर रो पड़ी। मुझे लगा कि अब इसी तरह घुटकर रोने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं रोई और लगातार रोती रही। मुझे मालूम था कि मुझे सांत्वना देने के लिए अब वे वापस नहीं आएंगे। वापस वे आए भी नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।